दोस्तों वेलकम बैक। एक और कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूँ यहाँ पे, और वो कंपनी जो है आपका वायर एंड केबल सेक्टर से। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने इस सेक्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, और आपको मैंने बताया कि ये जो सेक्टर है ये एक बहुत कि अच्छे खासे उसमें कंडीशन चल रहा है। पूरा जो इन्वायरमेंट है इस वायर एंड केबल स्पेस के लिए वो बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इंडिया में और बाकी पूरे वर्ल्ड में भी एनर्जी के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एनर्जी में नॉर्मली क्या होता है, आपका सोलर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, या मान लीजिए आपका जो नॉर्मल तरीके से जो बिजली बनाते हैं कोयला से, डैम से, वो सब तरीके से हम लोग का इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में भी एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जिस तरीके से एआई पूरे कंट्री में आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, वहाँ पे पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि एआई को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा, और उसके वजह से जो उसके आसपास के जितने बिजनेसेस है वो सारे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो देखिए, मैं डायरेक्टली किसी एआई कंपनी में पैसा फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उतना आइडिया भी नहीं है, और ना ही मैं डायरेक्टली किसी पावर जनरेट करने वाले कंपनी में डाल रहा हूँ। मैं ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो बिजली बनाते हैं। मैं ऐसे कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस पूरे जो बिजली बनाने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो वायर एंड केबल सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है, क्योंकि बिजली आप पैदा तो कर लोगे, बट बिजली को ट्रांसफ़र करने में, उसको अप करने में, डाउन करने में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लगेगा, जिसके लिए हमको वायर का जरूरत पड़ेगा। वायर हो गया, केबल्स हो गया, फिर ट्रांसफार्मर्स हो गया। तो एक सिर्फ आपको एनर्जी सेक्टर में अगर पैसा लगाना है तो सिर्फ एक एनर्जी जनरेशन में लगाना ही बोल के जरूरी नहीं है। आप उसके जो डेरिवेटिव सेक्टर्स है उनके अंदर भी पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसी ही कंपनी है विद्या वायर्स, जो कि छोटी कंपनी है, आपका लगभग 7,000 to 8,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस उसका क्या है। तो इसका जो मेन जो वायर बनाती है, एल्यूमिनियम और कॉपर का वायर बनाती है। तो इसका जो मेन जो वायर है वो आपका वाइंडिंग वायर्स, या मान लीजिए आपका फ्लैट वायर्स, वो टाइप का होता है। तो ये हम लोग जैसे जो घर में लगाते हैं ना, जैसे पॉलीकैब का है और आरआर केबल का है, कि घर में जो वायर लगाते हैं वैसा वो नहीं बनाती है। ये बनाती है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए, बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर बैठाना है, तो वहाँ पे मुझे जो वायर केबल लगेगा वो सब बनाती है। इलेक्ट्रिक मोटर में जो वायर लगता है, वाइंडिंग वायर जिसको बोलते हैं, वो ये बनाती है। फिर आपका चपटा चपटा वो होता है, क्या बोलते हैं, आपका जो कॉपर का गोल वायर नहीं होगा, फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप का होगा, वैसा वायर बनाती है। तो अगर इसका बिजनेस मॉडल में देखूँ तो क्या है, मेनली B2B है। इसको रिटेलर्स के साथ, हम जैसे लोगों के साथ इस बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। बट हमें जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसका इनडायरेक्टली प्रॉक्सी प्लेयर की तरह काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जहाँ पावर प्लांट लगते हैं वहाँ पे स्विच गियर लगता है, ऐसा बड़ा बड़ा पैनल रहता है, उसके अंदर बहुत सारे स्विचेस रहता है, उसके अंदर कॉपर का वायर का इंपॉर्टेंस होता है। तो वो ये कंपनी बना के दे रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि विद्या वायर का बिजनेस मॉडल क्या है। जो एनर्जी सेक्टर का जो बहुत डिमांड बढ़ रहा है, उसका जो बेनिफिशियरी होगा विद्या वायर के बिजनेस को मिल सकता है, क्योंकि इसका वायर हर जगह पे यूज़ हो रहा है। मोटर में यूज़ हो रहा है। फिर आपका जो सोलर पैनल का जो प्लेट्स होता है ना, उन दो प्लेट्स के बीच में जो कनेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि एक प्लेट तो आपका बिजली पैदा करेगा, बट इन सारे को कनेक्ट करके हमें बैटरी भेजना पड़ता है। तो वो कनेक्टर जो होता है वो भी विद्या वायर बना रही है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। उसका लगभग 12 प्रोडक्ट्स है, और आगे आने वाले टाइम में भी ये लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। पॉलीकैब से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पॉलीकैब का मेन काम क्या है, जो ट्रांसमिशन का वायर होता है, मोटा मोटा केबल वायर, वो बनाती है। और जो FMCG में है उसका एंट्री है। पॉलीकैब का बात कर रहा हूँ, जैसे फ़ैन हो गया, लाइट हो गया, बल्ब हो गया, वो पॉलीकैब बनाता है। साथ ही साथ पॉलीकैब क्या करता है, आपका जो घर का वायरिंग का जो वायर है वो बनाता है। तो ये हमने मोटा मोटा बिजनेस को समझ लिया। अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पूरा जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ खास बात है कि नहीं। मान लीजिए आपने ऐसा बिजनेस में पैसा डाला जिसमें इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आपका पैसा बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमें कैसे बिजनेस में डालना चाहिए, जो पूरा इंडस्ट्री बहुत भयंकर तरीके से ग्रो कर रहा हो, और उस सेक्टर में कोई एक अच्छी कंपनी को ढूंढिए, आपका पैसा बन ही जाएगा। 90% चांसेस से बन जाएगा, अगर आप उसको सही से ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे जो मैंने कंपनी का डाटा निकाला हुआ है, देखिए ऐसे करके पढ़ना पड़ता है पूरा। 1-1.5 घंटा तो मुझे लग ही जाता है पढ़ने में, और फिर ऐसा मैं नोट्स बना के आपके सामने पेश करता हूँ। ये एक पेज में निकलता है बस। तो ये जो भी मैंने डाटा निकाला है वो सब आपके सामने बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेन इनका जो विद्या वायर्स है उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। अगर मैं वैल्यू चेन देखूँ तो सबसे पहले इनको कॉपर चाहिए होता है, रॉ कॉपर। वो ये लोग इंडिया से भी सोर्स करते हैं, और बाहर कंट्री से भी सोर्स करते हैं। तो लगभग इनका 50% इंडिया से आता है, और बाकी 50% ये लोग चाइना वाइना से लेके आते हैं। तो यहाँ पे इनका सोर्सिंग का हो गया। उसके बाद खुद का इनका मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, इनको किसी और को देके बनाना नहीं पड़ता है। कॉपर को लेके आते हैं और उसको खुद ही लोग बनाते हैं, और फिर इसको लोग बेचते भी हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी इनके खुद के पास ही है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप सामान बनाते हैं तो आपको बेचने के लिए एक सिस्टम चाहिए होगा। मान लीजिए मैंने फैक्ट्री में दुकान बनाया, तो मुझे बाकी जगह तक फैलाना भी सामान को तो है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन।
तो डिस्ट्रीब्यूशन इनका खुद का भी है और थर्ड पार्टी का ये लोग हेल्प भी लेते हैं, मतलब जितना खुद से वो लोग का गाड़ी वाड़ी है उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डर मिलता है तो थर्ड पार्टी है जो मतलब दूसरे कस्टमर्स हैं उनको देते हैं, उनके थ्रू से ही अपना मतलब बिजनेस को सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनका एंड यूज़र कहाँ पे होता है, मतलब जो सामान लोग बना रहे हैं वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो आपका पावर ट्रांसमिशन में है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी में है, ईवी इलेक्ट्रोमोटिव उन सब में भी है। तो इनका कस्टमर्स भी बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा यहाँ पे ओला, एथर, ये सब भी मेरे ख्याल से इनका यूज़ कर रहे हैं, मतलब तो ये सब तो हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं कि टोटल ये सेक्टर में है वो सेक्टर किस तरीके से ग्रो कर सकता है। तो इनका जो देखिए जो डाटा उन्होंने दिया हुआ है कि FY30 तक इंडिया का जो मतलब रिन्यूएबल सोर्स जो बिजली बन रहा है वो लगभग 50% पहुंच जाएगा। अभी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, डाटा दिखा नहीं मैंने, बट अभी जितना भी है आगे जाके जितना बिजली बनेगा 50% रिन्यूएबल से बनेगा और 50% आपका ये कोयला वोयला से बनेगा। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, जितना रिन्यूएबल से बनेगा उतना इस कंपनी का वायर यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी का जो सामान का डिमांड है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट अगर देखें जो सोलर पावर है वो आपका FY32 तक, आज से 5 साल बाद तक, लगभग 365 गीगावाट्स का प्रोडक्शन होना चालू हो जाएगा। अभी कितना हो रहा है, ओनली 186 करोड़ के आसपास का, मतलब सॉरी गीगावाट का हो रहा है। यानी FY32 तक जो ये सोलर पावर का जो बिजली प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल जैसा हो जाएगा। अगेन अच्छी बात है, और इसी सेक्टर में कंपनी काम भी कर रही है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट और भी देखें तो जो FY32 तक जो टोटल पावर जनरेशन है, मतलब नेचुरल मतलब कि जो पुराने तरीके से बनाते हैं और जो रिन्यूएबल तरीका, जो नया तरीका है, उन दोनों को मिला के हम लोग का जो बिजली का मतलब प्रोडक्शन है वो दुगना होने वाला है। लगभग कितना हो जाएगा, 900 गीगावाट का हो जाएगा। अगेन यहाँ भी बहुत अच्छी बात है, यानी टोटल जो बिजली का प्रोडक्शन है वही बढ़ने वाला है। अब आप सोचिए कि बिजली का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको स्टोर करना है, उसके लिए हमको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, पूरा एक मतलब इन्वायरमेंट रेडी करना पड़ेगा। उन सब के लिए इन सारी कंपनीज का बहुत मतलब जरूरत पड़ने वाला है। सिर्फ इसी का नहीं, विद्यावायर्स का, पॉलीकैब का, फिर ये आपका जो एक और कंपनी था RR केबल का, फिर आपका ये फिनोलेक्स केबल है, मतलब जो भी कंपनीज हैं उन सबको इससे बेनिफिशियरी मतलब वो होने वाले हैं। तो ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे एक और बात बोला कि जो वायर एंड केबल स्पेस है वो FY28 तक लगभग 27.8 बिलियन का उसका मतलब बिजनेस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना पूरे सेक्टर में ही कितना भयंकर डिमांड है, और आपको पता भी चल रहा होगा कि अभी की डेट में AI का, डाटा सेंटर का और पावर जनरेशन का पूरा क्रेज चल रहा है। और एक खास बात क्या है कि जो पुराने जो ट्रांसफार्मर्स हो चुके हैं, वो इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज में भी क्या देखने मिल रहा है, जो उनके ट्रांसफार्मर्स थे जो आज से 20-30 साल पहले लगे हुए थे, वो सब अभी नया जो डिमांड है उसको हैंडल करने के लिए वो काफ़ी उतना अच्छा नहीं है। तो इसके बदले से क्या हो रहा है, एक तो नया सेटअप तो हो ही रहा है, प्लस उसके बाद जो पुराने ट्रांसफार्मर्स थे, जो पुराना कनेक्शन आकर रखा हुआ था, उन सबको लोग रिप्लेस करके नया सेटअप से बैठा रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब इमेंस डिमांड आपको देखने के लिए मिल रहा है ये वायर एंड केबल स्पेस में। तो जो कंपनी है ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है कि इसको आगे जाके बहुत अच्छा खासा बिजनेस मिलने वाला है। अब ये देखते हैं कि कंपनी वो बिजनेस को मतलब कैप्चर करने के लिए रेडी है कि नहीं। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला कि हम लोग अभी तक जो मतलब कॉपर का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके जो वायर बनाते हैं, वो लगभग 19,680 मैट्रिक टन का कर रहे थे। अब हम उसको बढ़ा के कर देंगे लगभग 37,680 करोड़ तक, 680 मैट्रिक टन, ठीक है, वहाँ तक कर लेंगे हम लोग। तो वो कंपनी का इस साल के दिवाली तक पूरा हो जाएगा। यानी सोचिए 19,000 से सीधा 37,000 हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल के पास पहुंच गया। मतलब 40,000 होने से डबल होता, बट 37,000 मैट्रिक टन भी काफ़ी अच्छा खासा नंबर है। और कंपनी बोले कि हम लोग का जो मार्केट शेयर है अभी ये वायर एंड केबल स्पेस में कंपनी सिर्फ 5.7% के मार्केट शेयर में बैठी हुई है, बट आगे आने वाले 1-2 सालों के अंदर वो 11.3% तक कर लेगी। तो अभी तक देख रहे हैं ना कंपनी क्या बात कर रही है कि हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, मार्केट शेयर गेन करेंगे। और मार्केट शेयर गेन करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, नया नया प्लांट बैठा रही है, जिससे वो आज जितना मतलब कॉपर वायर बना पा रही है, आगे आने वाले 1 साल बाद वो उससे भी ज़्यादा बना पाएगी। और अगले साल तक FY27-28 तक ही कंपनी जो है उस पूरे प्लांट को 100% यूटिलाइज करेगी। मतलब मान लीजिए अगर आपका जो प्लांट है, जो फैक्ट्री है, अगर 100 किलो कॉपर बना सकता है तो फुल 100 किलो यूज़ करेगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग का प्लांट में, सपोज मान लीजिए मैं वायर का बात करता हूँ, मैं बना सकता हूँ 4 kg का वायर बना सकता हूँ, बट 4 kg वायर का डिमांड ही नहीं, सिर्फ 2 kg का डिमांड है। तो मेरा जो प्लांट है वो ओनली 50% पे चल रहा है, फुल कैपेसिटी पे चल नहीं पा रहा है। बट कंपनी क्या बोल रही है कि हम लोग आने वाले 1 साल के अंदर अपने प्लांट की कैपेसिटी को 100% पे कर देंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इनका, हाँ वही है, अब इन्होंने एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, जैसे हम किसी भी कंपनी में ये देखते हैं कि उसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो इस ऐसे कंपनीज में जो मतलब वायर एंड केबल में है, उसमें हमको देखना चाहिए EBITDA पर टन।
मतलब 1 टन पे वो कितना उसका प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग आने वाले 1-2 साल में हम लोग का एबिटा पर टन बढ़ेगा। उसका 2 रीज़न है। एक तो ये है कि ये लोग अपने कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं। दूसरा ये है कि जो कॉपर का प्राइसेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, तो इनका भी मार्जिन क्या होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से हमको इंक्रीज़ करते हुए देखने मिलेगा। ये सब समझ में आ गया हमको। अब नेक्स्ट हमको देखना है यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला है कि ये लोग सामान तो बेच दिया, मतलब मान लीजिए मैं वायर बना रहा हूँ, तो मैंने अब जो भी मेरा कस्टमर है उसको सामान मैंने बेच दिया, बट वो मुझको पैसे देने में लगभग 40-50 दिन कर रहा है, देर से दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा पैसा फंसा हुआ रह रहा है, इसको बोलते हैं डेटर डेज। तो इस कंपनी का डेटर डेज अभी थोड़ा हाई है, बट कंपनी क्या बोल रही है कि आगे आने वाले टाइमों में हम अपने डेटर डेज को कम करेंगे और हम जिस क्लाइंट से मतलब पैसा लेते हैं, क्योंकि देखिए इसको भी कॉपर लेना पड़ता है, ये कॉपर को बना के फिर अपने क्लाइंट्स को बेचती है। तो बोले कि हम लोग अपना क्रेडिट डेज, मतलब हम जो पैसा पे करते हैं उसका टाइमिंग बढ़ाएंगे, हम देर से पैसा देंगे और हम जल्दी पैसा लेंगे अपने कस्टमर से। तो इससे कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, मतलब काम करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, वो यहाँ पे ऐसा अच्छा खासा मतलब इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ऐसा कंपनी ने हमको बोलने के लिए मिला है। अब यहाँ पे देखिए, तो आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। और जो भी क्वेश्चंस कंपनी से पूछा गया, जो भी आई ग्रोथ के बारे में, तो कंपनी ने बोला कि हम लोग उसमें सब में अच्छा ही करने का ट्राई करेंगे। और अभी कंपनी का लगभग मेरे ख्याल से 10% के आसपास मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में कंपनी क्या बोल रही है कि हम लोग लगभग 25% एक्सपोर्ट करेंगे और लगभग आपका मतलब 75% हम लोग इंडियन मार्केट में ही मतलब अपने बिजनेस को, मतलब सामान को बेचेंगे। तो कंपनी बोल रही है कि अभी हम लोग का इंडिया में ही डिमांड इतना भयानक है कि अगर मैं एक्सपोर्ट पे ध्यान ना भी दूँ तो भी मुझे बहुत अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपोर्ट को भी रखना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, आपका मार्जिन वहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ऑफकोर्स मार्जिन ज़्यादा मिलेगा तभी तो आप वहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे ना, इतना दूर तक भेजोगे, वरना कोई फायदा तो है नहीं कम मार्जिन में बेच के। तो ये सब चीज़ था विद्या वायर्स के बारे में। अभी कंपनी आगे आने वाले 1-2 साल में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, मतलब वॉल्यूम भी ग्रो करेगा और वैल्यू भी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे मुझे कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अगर मैं इसका मतलब चार्ट भी अगर देखूँ तो पिछले मतलब IPO निकलने के बाद मेरे ख्याल से 6 महीना हुआ है, वहाँ से स्टॉक डबल हो चुका है। मेरे ख्याल से 100 के आसपास से भी 200 पे चल रहा है एग्जैक्टली। मैं चेक कर ही लेता हूँ एक मिनट। यस 100 से नहीं, सॉरी 51 रुपीज़ से ये भी लगभग 101 रुपये के पास चल रहा है। ऑलमोस्ट अपने प्राइस से, मतलब जो इनिशियल प्राइस था वहाँ से डबल हो चुका है। बट हम डबल हो गया बोल के हमको स्टॉक को छोड़ नहीं देना है, या हमको ये नहीं सोचना है कि और आगे नहीं बढ़ सकता। कंपनी का मार्केट कैप अभी ओनली 7,000 करोड़ है। तो अगर अभी हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाके बहुत अच्छा खासा पैसा बन सकता है। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी ऐसे ही बढ़ता हुआ नहीं रहता है। जब तक उसके बिजनेस में उनको ग्रोथ देखने मिल रहा है तब तक कंपनी अच्छा काम करेगी, मतलब स्टॉक का प्राइस भागेगा। और जैसे ही उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आया, हमारा कंपनी भी गिरना शुरू हो जाता है। तो आपको ये मैंने जो वीडियो बना के बोला है, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि जाके आज खरीद लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे कंपनी अच्छा लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। आप भी जाइए इस कंपनी के बारे में पढ़िए, रिसर्च कीजिए। अगर आपको इसमें कन्विक्शन आता है तो ही आपको इसमें पैसा डालना है। और अभी तक मैंने फिलहाल इसमें पैसा डाला हुआ नहीं है, बट अगले क्वार्टर में, क्योंकि अभी कितना दिन बचा है, मेरे ख्याल से 40 दिन बचा होगा। 40 दिन के बाद Q1 का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो उन रिजल्ट्स को देख के मैं अपना धीरे धीरे करके एंट्री बना सकता हूँ। और वैसे भी मेरे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, आप लोगों की तरह मेरे पास भी हर महीने कुछ अमाउंट आता है। तो उसी में से मुझे यहाँ वहाँ करके पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो कंपनीज तो मेरे पास बहुत है, मतलब मेरे पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट कैपिटल कम है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे करते करते जैसे हम लोग मार्केट में मैच्योर होते जाएंगे, हमारा कैपिटल बढ़ेगा और उसके साथ साथ हम लोग का इन्वेस्टमेंट का मतलब जो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स है वही बहुत अच्छा खासा इंप्रूव कर सकता है। तो ये था मेरा विद्या वायर्स के ऊपर मेरा ओपिनियन। आप इसकी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे बताइए। मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। अगर आपको भी ऐसे लगता है तो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको डेली बना के ला रहा हूँ।